नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी स्टार्ट एजुकेयर पे। चैनल पे नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये न्यूज़ और ये ज्ञानवर्धक जो न्यूज़ है या फिर चैप्टर है ये आपके दोस्तों तक भी पहुंच सकें। चलिए आज हम फिर पॉलिटी का नेक्स्ट सेशन शुरुआत करते हैं। तो जो पॉलिटी का नेक्स्ट सेक्शन है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। मतलब जो हमारा मूल अधिकार है ना, उसका संरक्षक कौन है, इसको किसको माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के तहत अनुच्छेद 32 में ये वर्णन है कि जो हमारा मूल अधिकार है उसका संरक्षक कौन है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक इस बात का दावा नहीं कर सकता। कहने का सेंस है कि जो विदेशी नागरिक होते हैं भारत में किस बात का दावा नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है ना। इसका ये दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कहना क्या है कि भारत में जो ब्रिटिश नागरिक रह रहा है वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार किस में है भैया, हमारे अनुच्छेद 19 के सब क्लास 1 में है, या उसमें भी 6 में। यानी अनुच्छेद 19 का सब क्लास 1 और 6 का जो दावा है ये विदेशी नागरिक या ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है। ये कई बार पूछा गया है कि कौन सा ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते, किस चीज़ के लिए। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अगर अनुच्छेद में बात करेगा तो अनुच्छेद 19 का सब क्लास 1 का सब क्लास 6। ठीक है। इसका ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए बना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए यहाँ मूल अधिकार की बात कर रहा है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों, वहाँ सिर्फ ब्रिटिश नागरिक की बात कर रहा था और यहाँ सिर्फ विदेशी का मतलब कोई भी अपने देश के बाहर कोई भी देश है उस वहाँ के नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो कौन सा विदेशी नागरिक जो है मूल अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हम सब बता दे रहे हैं कि क्या चीज़ है। तो भारत के कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं। पहले वो चीज़ हम जानते हैं कि जो भारतीयों और विदेशी दोनों के नागरिकों को जो हमारे यहाँ के मूल अधिकार हैं समान प्राप्त हैं। अब वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अनुच्छेद पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। ठीक है ना। क्या है? विधि के समक्ष क्षमता, ये भारत के नागरिकों को और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 की ये क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भी दोनों को प्राप्त है, यानी भारतीयों को भी और विदेशियों को भी। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 21। क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये हमारे भारत के भी नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21। फिर अनुच्छेद 21 का क। ठीक है। 21 का क क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। विदेशी नागरिक भी आके हमारे यहाँ शिक्षा ले सकते हैं और वही शिक्षा ले सकते हैं जो हमारा भारत का नागरिक भी ले सकता है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24 ये क्या कहता है? ये कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 ये भी दोनों को प्राप्त है। फिर कहता है अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28। 25, 26, 27 और 28 ये भी दोनों को प्राप्त है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब में वर्णन है धर्म की, ये 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तमाम इसमें और भी सब क्लास हैं, लेकिन सबका ये क्या है? ये दोनों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को भी ये प्राप्त है। कौन सा विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? ये तो प्राप्त है। ठीक है ना। ये जितने भी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी अनुच्छेद 14, 20, 21 का 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये दोनों को प्राप्त है, भारतीय नागरिक विदेशी नागरिक को। अब ये बात कर रहा है कि कौन सा प्राप्त नहीं है, तो वो है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19
1, ठीक है ना। ये क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति यानी हम भारत के नागरिक हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन विदेशी नागरिक भारत में आके नहीं बोल सकता, बोल तो सकता है लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, वो हर चीज़ नहीं बोल सकता। तो वही चीज़ है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है, और जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 के 1 में वर्णित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता है। 4 क्या है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार किसी भी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान के लिए है। इसमें कहने का सेंस है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ओबीसी का आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 का 4 तथा 16 का 4। ठीक है ना, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 का 4 अनुच्छेद 15 सब प्लस 4 तथा अनुच्छेद 16 सब प्लस 4 के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 की हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता। ठीक है ना, जो अनुच्छेद में हिंदू शब्द है, ठीक है ना, इनमें से किसको सम्मिलित नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पारसियों को। ठीक है ना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद पूरा लिख देते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 का सब क्लास 2 का ख, ठीक है ना, में प्रयुक्त हिंदू शब्द, ये जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता दूं। बौद्ध आते हैं, ठीक है ना, जैन आते हैं, सिख आते हैं, पारसी नहीं आते, और इसमें जैन भी आते हैं। ठीक है ना, बौद्ध जैन सिख, ठीक है ना, हो गया, बौद्ध जैन सिख ये तीनों आते हैं, लेकिन पारसी नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। 6 क्या है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? ठीक, पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमने कोई गलती कर दिया, ठीक है ना, और हम ही गवाह बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ये किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, 20 का सब क्लास 3 में। ठीक है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लास 3 में यह निहित है कि किसी अपराध के अभियुक्त को यानी किसी अपराधी के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हम ही मतलब मुजरिम भी और हम ही गवाह कहाँ से हो जाएगा? हम तो फिर अपने फेवर में बात करेंगे ना। तो ये वर्णित है कि अनुच्छेद 20(3) हमको कोई प्रेशर नहीं दे सकता, कोई दबाव नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 है कि निम्न में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम समर्थक माना जाता है? देखिए इसमें थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा तो है लेकिन समझिएगा, ठीक है ना, कि क्या कह रहा है। तो पहले जान लीजिए कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना, तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, कौन सा? अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट हमारे यानी उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रीट हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है ना, क्या है? रीट, 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति होती है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। फिर से समझिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो पहला है। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है प्रतिषेध लेख, इसका पूरा नाम है, चौथा है प्रत्यक्षण, और 5वां है अधिकार परीक्षा। अब आप कहेंगे तो आपने जितना नाम लिया उसमें ये भी है, तो बात समझिए, सब तो है
लेकिन उसमें फिर एक बात कहता है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ये जो है महानतम रक्षक माना जाता है। बात तो सभी का है, लेकिन जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये महानतम रक्षक माना जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, और एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को, जो बंद किया है अधिकारी, यानी बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। किसको आदेश दिया जाता है? बंदीकरण अधिकारी को। कि कौन आदेश करता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या करता है कि उस व्यक्ति को एक निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 की बात करते हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है, यानी किस अनुच्छेद में है बंदी बनाए गए। देखिए वहाँ दूसरी बात पूछ रहा था, यहाँ दूसरी बात पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22 में। ठीक ना, अनुच्छेद 22 में है। क्या है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। गिरफ्तारी और निषेध से कुछ संरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 22 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ठीक है, 9 की बात करते हैं कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया। देखिए दो चीज़ अभी इसमें दो टर्म्स आपको मिलेंगे। एक है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। ठीक है ना, 1976 में या 1976 अधिनियम के तहत बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत ये हुआ। लेकिन इसके पहले क्या था? इसके पहले था बंधुआ मजदूरी प्रथा। बंधुआ मजदूरी प्रथा ये है ना, बंधुआ मजदूरी, इसमें प्रथा, ये पहले प्रथा था। अध्यादेश लागू हुआ था, ये अध्यादेश लागू हुआ था 25 अक्टूबर 1975 को। ठीक ना, 1975 को। कौन सा? बंधुआ मजदूर प्रथा अधिनियम कब आया था? 25 अक्टूबर 1975 को किया गया था। लेकिन इसी तिथि से प्रभावित भी हुआ, लेकिन इसके बाद इसका स्थान जो है, इसी का स्थान, ठीक है ना, ये तो 1975 में आया, लेकिन इसी का स्थान बाद में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम ने ले लिया। ठीक है ना, 1976 में आया ये, और इसका स्थान इसने ले लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। निषिद्ध किया गया मतलब कि जो बाल श्रम है, 14 वर्ष से कम के बच्चों को, उनसे काम हम नहीं ले सकते। तो ये ऑप्शन में कौन कौन है, किसके तहत हम नहीं ले सकते? तो चलिए, भारत के संविधान के तहत, बिल्कुल संविधान के द्वारा हम बाल श्रम से काम नहीं ले सकते। ठीक है ना। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, बिल्कुल सही है, उसने निर्णय दिया था 10 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हमारे बाल श्रम हैं उनसे हम काम नहीं ले सकते। 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनसे हम काम नहीं ले सकते, निषिद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, बिल्कुल इसके द्वारा भी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये सभी के द्वारा हम निषिद्ध है बाल श्रम। चलिए, ये रहा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की गई। इस सेवा का अधिकार क्या चीज़ है पहले समझिए। ये चालू हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है ना। तो सेवा के अधिकार की जो अवधारणा है 1991 में, कब? 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, जो यूके हमको कहते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, में प्रारंभ हुई थी। और इसका तात्पर्य क्या है कि उस अधिकार से है कि जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। कि देखिए, सेवा का अधिकार मतलब हमको नौकरी का अधिकार, ठीक है ना। तो क्या इसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। ठीक है ना। और भारत में क्या है कि भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और किया भी गया था एक बार।
वो किया गया था, एक प्रयास किया गया था जिसका नाम था द राइट्स ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस बिल 2011। इतना लंबा है के माध्यम से किया गया, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था, ठीक है ना, ये पारित नहीं हो पाया। लेकिन भारत में जो मध्य प्रदेश है सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश, ठीक है ना, एमपी सेवा का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ये एकदम बिल्कुल जान लीजिए, देश का पहला राज्य। इसने कब बनाया था? 25 सितंबर 2010 को, 25 सितंबर 2010 को इसने जो है कानून बनाया था, ठीक है ना। और दूसरे स्थान पे बिहार है। देखिए बिहार भी हमसे कम नहीं है, 15 अगस्त 2011 को उसने बनाया था। कौन? बिहार, 15 अगस्त 2011 को। यानी सेवा का अधिकार अधिनियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश 25 सितंबर 2010 को, और दूसरा है बिहार 15 अगस्त 2011 को, ठीक है। चलिए, ये रहा आज का मेरा पॉलिटिकल सेशन। नेक्स्ट फिर आएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों को। सेशन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।